नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपा एजुकेशन बिलासपुर में। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स जैसे कॉन्सेप्ट के बारे में। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम पिछले वीडियो में जिन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले बनाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 100 एंड 200। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है बिटवीन। बिटवीन को हमको ध्यान रखना है। बिटवीन मतलब 100 से 200 के बीच में, 100 और 200 इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर 100 और 200 को इंक्लूड करना होता तो वहाँ पे लिखा होता कि इंक्लूडिंग 100 एंड 200। तो यहाँ पे बिटवीन बोला है, यानी कि 100 से बड़ा और 200 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं उनमें हमको देखना है कि 5 से डिवाइड होने वाले जो भी नंबर हैं उन सभी नंबर्स को जोड़ना है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको पहला नंबर निकालना पड़ेगा जो कि 5 से डिवाइड होगा, 5 से भाग होगा और 100 से बड़ा होगा। तो 100 से बड़ा पहला नंबर जो 5 से भाग हो जाए वो होता है 105। ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर 105 हो जाएगा। फिर दूसरा नंबर यदि हम देखें तो 5-5 के अंतराल यानी कि इंटरवल में आएगा। तो दूसरा नंबर 110, तीसरा नंबर 115, ऐसा चलता रहेगा ये। और कहाँ तक जाएगा? 195 तक जाएगा। अब हमको बोला गया है इन सभी नंबरों का योग निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लिए कि पहला नंबर आखिरी नंबर कौन कौन सा है, सब में गैप बराबर बराबर है। तो गैप बराबर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, फिर अगला यहाँ पे 5 का अंतर है। तो ऐसे सभी में 5-5 का ही अंतर है। तो इससे ये पता चल रहा है क्योंकि अंतर बराबर है, कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वंतर है, तो ये जो सीरीज़ बन रही है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी की सीरीज़ है। हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी बन रही है। तो एपी की सीरीज़ बन रही है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का हम कल फॉर्मूला देखे थे। सम ऑफ एन टर्म्स विल बी इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए? n चाहिए, कितने यहाँ पे पद हैं, कितने नंबर्स हैं वो चाहिए। पहला पद चाहिए, a चाहिए, ठीक, और d चाहिए यानी कि सार्वंतर कॉमन डिफरेंस चाहिए रहता। तो a तो हमारे पास है, a है, n नहीं है, n निकालना पड़ेगा, और d ये जो +5 दिख रहा है यही है d। d की वैल्यू +5, a की वैल्यू 105 और n की वैल्यू हमको फाइंड करना। तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं कि कितने सारे यहाँ पे पद हैं। तो पहला पद 105, दूसरा 110। तो अगर हम लॉजिकली निकालें तो यहाँ पे ये जो 195 होगा, तो ये टोटल अंतर कितने का है? 195 माइनस 105 कर देंगे तो हमारे पास जो अंतर आएगा वो 90 का आएगा। तो 90 का अंतर है, मतलब 5-5 आगे बढ़ रहा है और कितना हो रहा है, सब जोड़ के 90 हो जा रहा है। तो अगर इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 18 नंबर इसके और 195 के बीच में आएंगे। तो 195 उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर हम इसको एपी से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। एपी का एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा उसके लिए। तो एपी का हम फॉर्मूला देख लेते हैं और उससे बनाते हैं, उससे बनाना ज़्यादा आसान होगा। ठीक, तो एपी का फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमको nth टर्म निकालना है, nवां पद निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे हमारे लिए जो an है ये लास्ट अंतिम पद होता है। अंतिम पद अभी हमारे लिए था 195। तो n टर्म की जगह हम 195 रख दिए, a की जगह हम रख देते हैं 105 प्लस n हमको नहीं पता तो उसकी जगह n ही रखेंगे, -1 और इंटू डी। कॉमन डिफरेंस था +5 का, तो इंटू 5 हो रहा है। तो इस इक्वेशन को, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू मिल जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। पहले 105 को इधर ला के माइनस करते हैं। तो 105 अगर यहाँ पे आके माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 90, और इधर हमारे पास है n-1 इंटू 5। यह आ गया 90 और n-1 इंटू 5। 5 से ये कटेगा 18 बार में। अब ये n-1 की वैल्यू हमको n चाहिए, तो -1 को उधर भेजेंगे तो 18 + 1 = n हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या मिल गई हमको? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 19 आ जाएगी। तो हमको ये पता चल गया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 19 टर्म्स हैं। 19 टर्म्स पता चल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में हम लगा देंगे, n की जगह 19 लगा देंगे,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले में लगाएंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला भी होगा हमारे पास, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है। तो पहले तो मैं आपको इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसी को दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व करके बताऊँगा। तो सबसे पहले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। हमको ये पता चल गया है कि a की वैल्यू 105 है, d की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 19 है, अभी निकाल लिए। ठीक है, Sn निकालना है, सम ऑफ, अब यहाँ n की जगह 19 रखेंगे तो n/2, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। n की जगह 19 रखोगे तो S19 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 19/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, 2 मल्टीप्लाइड बाई 105 प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल योग मिल जाएगा हमको, यानी कि सम मिल जाएगा। तो ये 2 तो कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो 19/2 को रहने देते हैं ऐसे ही। इसको सॉल्व करेंगे 105 का डबल हो जाएगा 210 प्लस 19 माइनस 1 होगा 18, और 18 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 90। इसको जोड़ेंगे तो 300 आएगा, और हमारे पास जो वैल्यू आएगी 19/2 इंटू 300, अब यहाँ पे 2 से काट दूंगा मैं इसको, 150 बार में कटेगा और 2 एक बार में कट गया। 19 इंटू 15 करना है और एक ज़ीरो लगा देना है, तो 15 निया 135 होता है, 13 इधर आ जाएगा कैरी, 15 एकम 15 और 13, 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28 आएगा, 285, और ये ज़ीरो बचा है तो इसको लगा दो यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 2850। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर है 2850। अब मैं बोला था इसको एक दूसरे फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, उस फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। दोनों फॉर्मूले काम आते हैं, आपको दोनों याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है, पहला पद है यानी कि फर्स्ट टर्म है, l क्या है, लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन में क्योंकि लास्ट टर्म हमको दिया है 195, तो इस फॉर्मूले को हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो Sn निकाल रहे हैं, S 19 टर्म्स का है, 19 पदों का योग है, n की जगह हम 19 रखेंगे अपॉन 2, और यहाँ पे आएगा a की जगह पे 105 और लास्ट टर्म की जगह आ जाएगा 195। l की जगह क्या रखना है हमको, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम पद। लास्ट टर्म को हिंदी में बोल दिया जाता है अंतिम पद। ठीक है, तो अंतिम पद की वैल्यू डायरेक्ट रख दी है 195। अब देखो कि वहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ के जो ब्रैकेट में वैल्यू आई थी वो 300 आई थी, यहाँ पे भी ये दोनों जोड़ेंगे तो 300 ही आएगा। तो ये 19/2 को मैं वैसे ही लिख दिया। इन दोनों को जोड़ोगे 5 में 5 जुड़ेगा 10, एक इधर आ जाएगा, 9 में 1 जुड़ जाएगा, ये भी 10, फिर एक इधर आएगा, 1 में 1 जुड़ेगा 2 और 1 3, तो फिर से वही वैल्यू आ गई। आंसर मतलब सेम आएगा 150, यहाँ पे भी आ गया। 19 इंटू 150 2850। तो सभी का योग 2850 आया। ये वैल्यू वहाँ पे भी आई थी, यहाँ पे भी आई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100। अब हमको बोल दिया कि 100 से छोटे सारे विषम संख्याओं का योग कितना होगा। हमको ये निकालना है कि 100 से छोटे विषम संख्या जो भी हैं उनका योग क्या है। तो 100 से छोटे, सबसे पहले तो विषम संख्या जो आती है वो 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 के बाद 9, और ऐसे ही ये सीरीज चलता रहता है। और 100 से छोटा अगर हमको देखना है लास्ट नंबर तो वो हो जाएगा 99। 99 एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है जो कि 100 से छोटा लास्ट ऑड नंबर है। इन सारे नंबरों को जोड़ना है हमको। तो फिर से पिछले क्वेश्चन में जैसे बनाए थे सेकंड फॉर्मूले से बनाएंगे इसको, लेकिन यहाँ पे भी पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये 99 कौन से नंबर का टर्म है यानी कि कौन सा पद है। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं। तो हमको नहीं पता कि वो कौन से नंबर का टर्म था, an लिख देते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। लास्ट टर्म की जगह रखेंगे 99, यहाँ पे आ जाएगा 99 इक्वल्स टू a की जगह पे पहला टर्म यानी कि 105 आ जाएगा प्लस n-1, ये हम वैसी का वैसी रख देंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे +2 हुआ है, फिर यहाँ पे फिर से +2 हुआ है, फिर से +2 हुआ है। तो हर जगह डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस की जगह रखेंगे 2। ठीक है, तो 105
नहीं 105 नहीं, सॉरी 105 तो पिछले क्वेश्चन का था। इस क्वेश्चन में हमारा पहला टर्म क्या है, 1 है, तो इसको हटा देते हैं। पहला टर्म तो 1 है, 105 तो हमारा पिछले क्वेश्चन में था, वही याद था मेरे को, तो उसी को लिख दिया था। तो यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, सबसे पहले 1 को इधर भेजेंगे, यहाँ पे 1 का साइन क्या है, प्लस है, तो इधर आके माइनस होगा। तो 99 माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2 रहेगा। माइनस करोगे 98 आ जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। ये 2 इससे गुणा हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहीं पे काट देते हैं, ये 49 बार में जाएगा 49। n माइनस 1 की वैल्यू 49 है, n माइनस 1 की वैल्यू 49 है, तो n की वैल्यू ये माइनस 1 इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये 50 हो जाएगा। तो कितने सारे नंबर्स हैं, 50 नंबर्स हैं 1 से लेकर 99 तक, जो कि विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स हैं। तो n मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और योग निकालेंगे। तो Sn का फॉर्मूला हम देखे हैं अभी, जो नया वाला n/2 a प्लस l। जब हमको लास्ट टर्म पता होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ज़्यादा आसान पड़ता है। n की जगह रखेंगे हम 50 निकाले हैं अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और लास्ट टर्म 99 था, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पे 25 बार में, और ये 1 और 99 जुड़ जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2500। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, जो पूछा गया था वो ये है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100, इसका आंसर क्या आएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद मेरे ख्याल से यही 2 क्वेश्चन होंगे रिवीजन वाले। अब हमको नया कॉन्सेप्ट, हाँ, तो इस वीडियो में जो हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। सीधे क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमको एक नंबर दे दिया गया है 7345, 7345। अब अगर क्वेश्चन में पूछे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, मान लो 3 पूछ लिया है, 3 का स्थानीय मान पूछ लिया है। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, स्थान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो स्थानीय मान हमसे पूछ लिया गया है 3 का, तो 3 कौन से प्लेस में आ रहा है। देखो, जो सबसे राइट साइड होता है जहाँ पे डेसिमल होता है, यहाँ पे डेसिमल है, बिंदु है, लेकिन लिखा नहीं जाता जब वो लास्ट में होता है। तो डेसिमल से हमेशा गिनती करेंगे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, उसके बाद 10,000, फिर लाख, ऐसे हिंदी सिस्टम में मतलब प्लेस वैल्यू की काउंटिंग होती है। तो यहाँ पे 3 कौन से प्लेस में, वंस, टेंस, हंड्रेड्स प्लेस में। हंड्रेड्स प्लेस में है तो इसकी वैल्यू जो होगी, प्लेस वैल्यू, वो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएगी, यानी कि ये 300 हो जाएगा। वहीं यदि मैं इसमें पूछूं 7345 में 3 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान। अंकित मान यदि हमसे पूछ लिया जाए तो वो जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। जैसे अगर मैं पूछ लिया फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 की फेस वैल्यू 3 ही रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं, यानी कि अंकित मान कभी नहीं बदलता। तो उसकी जगह पोजीशन बदल भी दोगे तो भी उसका फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं फेस वैल्यू पूछूं 7 का, तो 7 का फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 ही होगा। फेस वैल्यू पूछा जा रहा है ना, फेस वैल्यू बदलती नहीं है, वो जो नंबर रहता है उसी की वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे कि 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान ऑफ 7, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय उसका पोजीशन क्या है, 1, 10, 100, 1000। तो इधर चलते हैं तो 1, 10, 100, 1000 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा 7000। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 300, दूसरे का आंसर है 7000। ठीक है, इससे आइडिया लग गया होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। हमको याद क्या रखना है कि प्लेस वैल्यू जगह के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से बदल जाती है, और जो फेस वैल्यू होती है ये जगह के हिसाब से नहीं बदलती। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 2 and 8 इन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 14। तो 2
और 8 के प्लेस वैल्यू को हमको निकालना है और फिर उनका अंतर भी निकालना है, तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। फिर जो अंतर आएगा उसको 14 से डिवाइड करना है और 14 से डिवाइड करने भाग देने के बाद हमसे पूछा गया क्वोशेंट। क्वोशेंट को हिंदी में बोला जाता है भागफल। भागफल पूछा होगा, ये भागफल पूछा है, तो ये हमसे पूछा गया भागफल या क्वोशेंट। हमारा पूरा ध्यान किस पे रहना चाहिए कि क्वोशेंट क्या आएगा। तो पहले देख लो 2 का प्लेस वैल्यू कहाँ है, ये वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। तो 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 हो गया, यानी कि 20,000 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा नंबर था 8। 8 का वंस, टेंस, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स प्लेस में, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 800। एग्जाम में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, किसी को लिख के दिखाना नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली 20,000 और 800 लोगे तो 20,000 में 800 माइनस करोगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा, माइनस कर देते हैं। तो 20,000 में 800, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ ताकि माइनस करते बने। तो यहाँ पे आ जाएगा 800, इसको माइनस करते हैं तो 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 9 और 1। अब ये बोला जा रहा है जो अंतर था उसको भाग देना था, हमको डिवाइड करना था 14 से, तो इसको 14 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर क्या बचता है। रिमाइंडर नहीं पूछा, क्वोशेंट पूछा। क्वोशेंट यानी कि भागफल क्या बचा है वो देखते हैं। तो 19200 को हमको डिवाइड करना है 14 से, तो 19200 लिख लेते हैं, 19200 और इसको डिवाइड कर देते हैं हम 14 से। एक बार में जाएगा 14, यहाँ 5 बचा, फिर ये 2 को नीचे लेके आएंगे तो 52, 14 के पहाड़ में 14 तिया 42 होता है, 3 बार में 42, फिर बच गया यहाँ पे माइनस करने पे 10, फिर एक 0 को लेके आएंगे नीचे, तो अब 14 7 98, फिर माइनस करेंगे 2 बचेगा, फिर ये 0 नीचे आ जाएगा, फिर 2 बार में एक बार में तो ये 0 लेके आए, एक बार में 14, फिर यहाँ पे बच गया 6। ठीक है, 6 बच गया, मतलब अब यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट को हमको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट के बाद बहुत सारे 0 आ जाते हैं, एक 0 को लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। ये प्रोसेस कभी ख़त्म होगा क्या? ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि 14 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर 7 आता है, 14 के अंदर 7 आता है। अगर हम इसको देखें ऐसे दूसरे तरीके से, 19200 डिवाइडेड बाय 14 था, अगर मैं इसको 2 से काट देता तो ये हो जाता 7, और इसको 2 से काट देता तो ये जाता 9 बार में, फिर एक बचा यहाँ 6 बार में और 00। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है वो है 7। डिनोमिनेटर का मतलब हर नीचे वाली संख्या, तो नीचे में आ रहा है 7, ऊपर है इसकी वैल्यू क्या आ गई 96/100/7। अब क्योंकि ये 7 इसको काट नहीं पा रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बनेगा, मतलब जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा। तो कभी ख़त्म नहीं होगा तो डेसिमल आ गया, डेसिमल में आ गया, देखो यहाँ पॉइंट में आ गया ना, 14 से 60 ये जाएगा 4 बार में 56, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो हमारा जो नंबर आ रहा है क्वोशेंट भागफल में वो 1371.4। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, उसके हिसाब से हम अपना आंसर करेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन में दिया है एक प्राकृत संख्या है, तो जो नंबर आया था हमारे पास वो आया है 1371.4। 1371.4, क्या ये प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है? नेचुरल नंबर नहीं है तो ये आंसर गलत हो गया। क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक भी नहीं है। पूर्णांक जो होते हैं कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर होते हैं, पूर्णांक में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो वास्तविक संख्या परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। हाँ, वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर परिमेय संख्या परंतु रैशनल नंबर है बट नॉट एन इंटीजर, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, परिमेय संख्या भी है। तो ये परिमेय संख्या भी है, तो ऑप्शन ई होना चाहिए था, बोथ सी एंड डी। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ सी एंड डी, ई। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान पूछा गया हमको 5 का। ठीक है, तो पहले इस नंबर को लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे,
नंबर है 1362.05। हमसे पूछा गया 5 का स्थानीय मान क्या है। तो दशमलव अभी अभी हम डिस्कस किए कि दशमलव से लेफ्ट साइड जाएंगे तो जो प्लेस वैल्यू होती है वो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे चलता है। लेकिन राइट साइड आते हैं तो राइट साइड अगर आएंगे तो ये बोलेंगे 10th। ये कौन से प्लेस है? ये है 10th प्लेस, ठीक है, 10th प्लेस, और हिंदी में इसको बोला जाता है 10वां स्थान, 10वां स्थान। फिर 5 का जो स्थान है वो है 100वां स्थान। इंग्लिश में बोला जाता है 100th, और हिंदी में बोला जाता है 100वां। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में अगर हम देखें तो इकाई लिखा है, यूनिट, दहाई, टेंस, सैकड़ा, 100, 100वां स्थान है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों को मतलब लोगों को पता नहीं रहता है कि ये जो पॉइंट से पहले वाले नंबर ही हम पढ़ाई करते हैं अक्सर, तो ये बाद वाले नंबर छूट जाते हैं। तो बाद वाले भी वैसे ही होते हैं, 10वां, 100वां, 1000वां ऐसे चलता है, यानी कि 10th, 100th, 1000th, 10,000th ऐसे आगे बढ़ता जाता है। तो आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26549 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताओ। तो डिफरेंस बताना है हमको बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन 26549। तो पहले देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू 5 की, कहाँ गया नंबर, ये, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो प्लेस वैल्यू उसकी हो जाएगी, पीवी लिख दे रहा हूँ मैं, 500, और उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 5। दोनों को माइनस कर दो क्योंकि क्वेश्चन में हमसे अंतर पूछा गया है, तो 5 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 495। इजी क्वेश्चन था बहुत। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो नया कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई भी संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इस संख्या में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है, मतलब इसके गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं की गिनती कितनी है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 100 में हमको बताना है उसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमको निकालने हैं। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100। 100 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमको निकालने हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 100 को उसके गुणनखंडों में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 और उसके गुणनखंडों में उसको तोड़ता हूँ। तो 100 को उसके गुणनखंडों में तोड़ने के लिए मैं ऐसे लिख दिया। फिर मेरे को लास्ट के पोजीशन को देख के, 0 को देख के समझ में आ रहा है कि ये इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से जाएगा 5 और ये 0 50 बार में, फिर ये 2 से जा रहा है 25 बार में, फिर ये 5 से जाएगा 5 बार में और 5 से जाएगा फिर 1 बार में। अब हमसे पूछा गया है कि इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए इसको मैं लिख देता हूँ 100 इक्वल्स टू 2 के पावर में 1 2 बार है, इंटू 5 के पावर में भी 2 आएगा, ठीक है। तो जब भी प्राइम नंबर्स हमसे पूछा जाएगा कि प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो इनके पावर को देखना हमको बस। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी है 2, दोनों ही 2 को ले लेंगे, ये हमारे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो 2 प्लस 2, तो आ जाएगा आंसर 4। तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, यानी कि 4 अभाज्य गुणनखंड है 100 के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 216 के नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालना है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 216 को हम भाग देंगे, गुणनखंड निकालेंगे उसके। 216 लिख के उसके गुणनखंड निकाल लेते हैं फटाक से। 216 किससे डिवाइड होगा? 216 ये डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि ये इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो 2 से 108 बार जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा 5 और 4 बार, फिर ये 2 से जाएगा 27 बार में। अब 27 जाता है 3 से, तो 3 के पहाड़े में 9 बार, फिर ये 3 से जाएगा 3 बार में, और ये 3 से चला जाएगा 1 बार में। तो अगर मैं इसको गुणनखंडों के टर्म्स में लिखूं,
फैक्टर्स के टर्म्स में, तो मैं ऐसे लिखूँगा 216 इक्वल्स टू 2 के पावर में 1 2 3, 2 के पावर में 3 है और 3 के पावर में भी 3 है। तो अब हमको सिर्फ पावर को देखना है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 3 और यहाँ पे भी पावर कितनी है 3, सभी पावर्स को जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो सभी पावर को मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो 3 + 3 आंसर आ जाएगा 6। तो इसके 6 अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 9450, तो 9450 को भी वैसे ही निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 9450 लास्ट में 0 है, मतलब 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 से 9 4 बार में, 1 बच जाएगा, 14 7 बार में, फिर कुछ नहीं बचा, फिर ये 2 बार में और 5 बार में। फिर अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजकता का नियम पढ़ें, सबको जोड़ के देखते हैं। 5 2 7 7 7 14 4 18 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 18 आया, 18 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 3 से 1 बार में जाएगा, 1 बचेगा, फिर 5 बार में जाएगा 15, फिर 2 बचा, फिर 7 बार में जाएगा 21, फिर 1 बचा, फिर 5 बार में। फिर से हम चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है ये नंबर। तो 7 5 12, 5 1 6 हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पे 3 से जाएगा ये 5 बार में, फिर 7 को देखेंगे ये 2 बार में चला जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 5 5 5 10 2 12, फिर से 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जाएगा 1 बार में, यहाँ 2 बचा, 7 बार में 21, 1 बचा, फिर 5 बार में। फिर देखते हैं 3 से डिवाइड होगा क्या। 7 5 12 और 1 13। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब मेरे को दिख रहा है कि 3 से बड़ा जो अगला नंबर होता है वो 5 होता है, जो कि प्राइम नंबर होता है। तो 5 से डिवाइड करूँगा क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है। तो 5 से 3 बार में, फिर 2 बचा, फिर 5 बार में, फिर से 5 से डिवाइड होगा ये 7 बार में, और 7 से ये 1 बार में चला जाएगा। तो ये इसके गुणनखंड हम तोड़ दिए। 2 कितने बार आया है, 1 बार आया है, तो इसको मैं लिखूँगा 9450 इक्वल्स टू 2 के पावर में 1, 3 के पावर में 1 2 3, 3 के पावर में 3, 5 के पावर में 2 और 7 के पावर में 1। ठीक है, फिर प्राइम फैक्टर्स निकालने बोला गया है, तो जितने भी पावर है सबको जोड़ देंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पावर आ रहे हैं वो है 1 3 2 1, सबको जोड़ दोगे 1 + 3 + 2 + 1, तो आंसर आ जाएगा, ये हो गया 3 3 6 और 1 7 प्राइम फैक्टर्स, 7 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो टाइप अभी हम पढ़ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। जैसे 9450 अभी बनाए, वो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेंगे कि 9450 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। वैसे यहाँ पे अब ये दूसरा अलग तरीके से पहले से हमको फैक्टराइज करके दे दिया गया है, तो और आसान है इसको निकालना, हमको फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे पावर क्या है, 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, आसान हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो मेरे को अभी पढ़ते पढ़ते ये दिखाई दिया कि यहाँ पे 4 है, 4 के पावर में 2 है, और यहाँ पे 2 भी है। क्या 4 को हम और तोड़ सकते हैं? क्या सारे के सारे अभाज्य संख्या हैं? 2 तो अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है 4। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, मतलब इसको भी इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो जब इसको लिखेंगे प्राइम नंबर के, पूरे प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो ये 2 का पावर 3 को मैं वैसी का वैसी लिख दिया, इंटू 3 के पावर 5 को भी मैं लिख दिया। अब 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये बन गया 4। और 4 के ऊपर भी पावर कितना था, 2, तो ये पावर भी लगाना पड़ेगा, इंटू 5 के पावर में 6, इंटू 7 के पावर में 10। अब देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और इस 2 के पावर में 2, फिर उसके पावर में 2 है। तो जब भी ऐसा नंबर आता है कि पावर के ऊपर पावर होता है,
तो यहाँ पे ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो इसको अगर मैं लिखूँ फिर से सिंप्लीफाई करके, 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 के पावर में 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 के पावर में ये हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 के पावर में 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 के पावर में 10। तो नियम कौन सा लगा? यदि हमारे पास एक नंबर है a, उसके पावर में है m और उसके भी पावर में है n, तो नियम क्या बोलता है? a के पावर में m इंटू n आ जाएगा। इसको हम लगा दिए इस जगह पे, इसी नियम को यहाँ पे लगाए, तो ये क्या बन गया? 2 के पावर में 4 आ गया। ठीक है, आगे अब फिर से मेरे को यहाँ 2 और 2 दिख गए। ठीक, तो दोनों पावर के दोनों जो नंबर है उनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पावर जुड़ जाएंगे बेस सेम होने पे। तो नहीं भी जोड़ने पे हमको अभी काम हो जाएगा, क्योंकि हमको पावर जोड़ना ही है। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सारे पावर्स को जोड़ देते हैं। तो हम अलग से मेहनत नहीं करते, डायरेक्टली उसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10। अब उससे पहले एक बार फिर से चेक कर लो, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, प्राइम है, प्राइम है, सभी के सभी प्राइम नंबर्स हो गए, मतलब सबके पावर्स को जोड़ सकते हैं। तो 3 + 5 + 4 + 6 + 10, तो 5 3 8, 6 4 10, 8 + 10 + 10, ये हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर दिया गया है उसके कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे? 28 प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, आगे अगले सेशन में पढ़ेंगे। नमस्कार।